ठीक, फिर उसके बाद है for example, the number of people who scored between the 21 and 30 marks was 11. ठीक है, तो जैसे 21 से 30 ने जिन्होंने गेन किए हैं तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, मतलब 11 पीपल ऐसे हैं जिनका जो स्कोर आया है इस टेस्ट में वो 21 से 30 की रेंज में आया है एंड न्यू पीपल स्कोर्ड फीवर देन 11 मार्क्स और मोर देन द 90 मार्क्स। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि अगर हम 90 मार्क्स की बात करें तो किसी भी पीपल ने गेन नहीं करे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपके पास आ रहे हैं मतलब 51 से 60 जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 42 मतलब बच्चों के स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे जब हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसकी प्लॉटिंग करेंगे, तो आपने क्या करा, मार्क्स आपने लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी। ठीक है, फिर आपने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का टोटल करा। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि क्यूमुलेटिव कैसे हमने किया है, सबसे पहले 2, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। फर्स्ट से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट है तो एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी आती है। अब देखो सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 11, तो आपने देखो क्यूमुलेटिव में क्या करा कि जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 प्लस 11 कर दिया, तो क्या आ गया आंसर 13। अब आपके पास क्या हो गया 30, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 19। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आया है दैट इज 13, 13 प्लस 19 तो कितना आएगा 32। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखिए 71 टू 80 के रेंज में क्या है फ्रीक्वेंसी 13 और 61 टू 70 की जो फ्रीक्वेंसी आई थी दैट इज 141, तो 141 प्लस 13 आ गया 154 एंड लास्ट आपके पास है 81 टू 90 में क्या है फ्रीक्वेंसी 6, तो 71 टू 80 की फ्रीक्वेंसी थी 154, तो 154 प्लस 6 कितना आ गया आपके पास 160। अब आप देखिए इसका डायग्राम कैसे कराएं, यानी कि ये आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ऊंचाई कर्व है। आप देखो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के पर देखो जो वैल्यूज है 2, 13, आप देखो ये हमेशा क्या है एक तरीके से अरेंज्ड हो गई है बिल्कुल। ठीक है, अरेंज कैसे हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे लास्ट में क्या 160 तक। तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप बना कैसे सकते हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन है एक्सेल। एक्सेल में आपको सिर्फ ये जो टेबल पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, सिर्फ आपको इसी वे में अपनी टेबल बनानी है और कमांड देना है। तो और आपके पास क्या है, ये जो इस टाइप के जो कर्व्स हैं वो आपके पास आप इजीली बना सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बनाना ही बनाना है, डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स पर, आपकी स्टडी पर, ये आपको देखना है कि अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप बनाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन है क्वांटिटेटिव डेटा का दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम। ठीक है, ये क्या है स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम से दिख रहे हैं बहुत सारे जो डॉट्स हैं। ठीक है, पर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कभी देखे आप लोगों ने कि कैसे ये जो डायग्राम्स होते हैं स्कैटर्ड एंड डॉट डायग्राम, मतलब मुझे याद है कि हमने तो पहले इसको यहाँ से पहले कोरिलेशन में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो स्कैटर डायग्राम्स क्या होता है, देखो कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली रिलेशनशिप को शेयर मतलब आप शो करता है। तो मैंने आपको पहले हिंट कर दिया कि ये जो डायग्राम होता है वो स्पेशली कहाँ पर होता है, कोरिलेशन में यूज होता है। और कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स का। ठीक है, कि एक्स एंड वाई का क्या रिलेशनशिप है। तो these show the relationship between the two variables। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड अ कोरिलेशन डायग्राम, जिसको हम कोरिलेशन डायग्राम भी कहते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ईच स्कैटर पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स। उसमें क्या होता है, जो टू वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एसोसिएट करते हैं। ठीक है, depending on the cluster of scattered points, this diagram can be provide the evidence of positive or negative or no correlation। अगर हम इससे पूछा जाए ना कि ये डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कि ये जो एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव दिखा रहा है या नेगेटिव दिखा रहा है या नो कोरिलेशन, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका नो कोरिलेशन। देखो कहीं पर भी आपको एक्स एंड वाई में तो आपने देखा होगा कोरिलेशन पढ़ते हुए कि जो टू लाइंस होती है या तो पॉजिटिवली मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक ही डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट जो आपके पास 30 जहां से लिखा है अपर ट्रेंड पर दो लाइन तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, और अपोजिट साइड से तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि पेट्रोल प्राइस का अगर जो इम्पैक्ट है वो आप कार पर देख सकते हो तो वहां पर रिलेशनशिप होगा।
ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पेट्रोल का जो प्राइस है उससे पानी का कनेक्शन, तो ये कोई रिलेशनशिप हुआ ही नहीं। वाटर वाटर का यूज़ वाटर वाली जगह हो रहा है, पेट्रोल का यूज़ पेट्रोल की जगह हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम ऐसे जो स्टडीज़ में होता है, तो हम कहते हैं देयर इज़ अ नो कोरिलेशन। ठीक है? अब देखो, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम्स गिवन है। ठीक है? ये जो एग्ज़ाम्पल्स है ये डेंटल क्लिनिक का है कि हमारे पास क्या है, ये प्रोस्थोडोंटिक्स एंड पीरियोडोंटिक्स रिजल्ट्स हैं 10 डेंटल स्टूडेंट्स के। ठीक है? आपके पास गिवन है नेम्स इसके स्क्रीन पर। ठीक है? अब इसके बेसिस पे देखिए। अब आप, ठीक है? ये आपके पास फिगर्स है। आप देखो इसको हमने कैसे इंटरप्रेटेड करा। To see whether there is a correlation between the prostho and periomark could not could plot a scatter diagram, कि उनका जो डायग्राम्स होगा ना वो इस वे में आएगा। ठीक है? ठीक है? The Prosthos marks is on the horizontal scale and the corresponding से marks। अब देखो जो Prosthos से marks हैं वो कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है? कि प्रोस्थोडोनिक्स मार्क्स कहाँ पर है और पीरियोडोनिक्स मार्क्स कहाँ पर है, यानी कि एक को रखा है एक्स एक्सिस पर और एक को रखा है वाई एक्सिस पर। और इस पे देखो उसमें हिंट भी लिखी हुई है कि जो प्रोस्थोडोनिक्स मार्क्स होते हैं दैट मींस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, और पीरियोडोनिक्स क्या होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है? और आप इस जो डायग्राम्स को देखकर आपको सिर्फ डॉट डॉट दिख रहा है, कहीं पर भी जो लाइंस का मूवमेंट क्लियरली दिख ही नहीं रहा। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो इन दोनों चीज़ों का कोई आपका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के जो डायग्राम से बनते हैं। सी, अब आपके पास क्या है, थिंग्स टू लुक फॉर इफ द पॉइंट क्लस्टर इन अ बैंड रनिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट। ठीक है? देखो आप स्क्रीन पे लोअर लेफ्ट की तरफ है टू अपर लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड टाइप की तरफ देखो फर्स्ट जो जा रहा है। ठीक है? तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है? इफ एक्स इंक्रीजेस और वाई भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर किसी चीज में इंक्रीज हो रही है एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी क्या है, इसमें प्रॉपर्ली इंक्रीज होती है। यानी कि आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो सेकंड आ जाएगा, इफ द पॉइंट क्लस्टर इन अ बैंड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू द लोअर लेफ्ट, तो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है? अगर अगर क्या है, एक्स के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वाई की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है? नाउ ये है स्कैटर प्लॉटिंग। स्कैटर प्लॉटिंग में क्या होता है, जैसे इमेज ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्व थ्रू द डेटा so that it fits as possible. The more the points cluster closely around the imaginary line to best fit, the stronger the relationship that exists between the two variables. ठीक है? अब आप देखो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ये कोरिलेशन होता ही नहीं है। ठीक है? इसमें देखो क्लियरली मेंशन है, द पॉइंट शोज देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट क्लस्टरिंग। जो इसके पॉइंट्स हैं, अगर आप जबरदस्ती जॉइन करने बैठे तो कुछ ना कुछ फिगर बनेगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखें, जो इससे पहले मैंने बताए थे, वो एक प्रॉपर डायग्राम और कोरिलेशन को शो करता है। तो इधर देखा जाए तो इसमें कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं। राइट? ओके। अब हम देखेंगे इसमें क्वालिटेटिव डेटा, कि क्वालिटेटिव डेटा कौन-कौन से होते हैं। अभी हमने सारे क्वांटिटेटिव के डिस्कस कर दिए कि अगर आपका जो डेटा क्वांटिटेटिव नेचर का है, तो आप इनमें से ये जो आपके पास फिगर्स हैं, ये देखो ये कॉमन ग्राफ्स हैं जो आप अपनी स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। देखो प्रेजेंटेशन दो वे में होता है, या तो आप प्रेजेंट करें टैबुलर फॉर्म में या आप करें ग्राफ्स के फॉर्म में। तो ये 6 आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव है तो टैबुलर के साथ साथ क्या है, आप इन ग्राफ्स को इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं क्वालिटेटिव के लिए। ये तो सब क्वांटिटेटिव का था जो हम कल से डिस्कस कर रहे थे। ठीक है? अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कौन-कौन से जो ऐसे डायग्राम्स हैं वो बेटर है। ठीक है? देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कैसे होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इज थ्रू डायग्राम। द कॉमन डायग्राम देखो कौन-कौन से हैं। सबसे पहले कौन-सा है? बार डायग्राम। ठीक है? फिर एक सेकंड है पाई और सेक्टर डायग्राम। इनमें से मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ डेफिनेटली बनाए होंगे कभी ना कभी। जिन्होंने डिसर्टेशन वर्क किया है अपने मास्टर्स में या किसी ने बीकॉम लेवल पे किया है,
तो आई होप मतलब कि आप सबको इन सब चीज़ों का आइडिया अच्छे से होगा। लेकिन अगर मतलब अगर नहीं आता सपोज़ से किसी को डायग्राम्स बनाना, तो कुछ नहीं करना, इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। कभी भी आप फ्री हो तो यूट्यूब पे आप स्टेप्स उसके यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के तो आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लाइक हाउ टू मेक हिस्टोग्राम, हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपको जैसे-जैसे देखते जाएँगे, अपने-अपने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करें, बहुत ईज़िली आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बार डायग्राम से। देखो, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में आई होप आप सबको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा कि हिस्टोग्राम में क्या था कि वहां पर भी रेक्टेंगुलर शेप में बार्स अवेलेबल थे, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था कि उसमें कहीं पर भी स्पेसिंग नहीं थी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से शो कर सकती हूँ फिगर। जी, ये देखिए, ये आपका हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या था कि बार्स यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में अगर हम देखें 0 से लेकर 20 और 20 से लेकर 40 तक कोई स्पेसिंग नहीं है। लेकिन अगर हम बार डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आइटम्स हैं इनमें क्या है, स्पेसिंग है। ठीक है? यानी कि जब आपकी स्टडी क्या है, क्वालिटेटिव नेचर की है, तो आप क्या बनाएँगे, बार डायग्राम। और अगर क्वांटिटेटिव डेटा के फॉर्म में है तो आप क्या बनाएँगे, हिस्टोग्राम। ठीक है? अब बार डायग्राम क्यों है? देखो, bar diagram is a popular and easy method adopted for visual comparison of magnitude of different frequencies such as the mobility, motility, immunization status, etc. देखो, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको क्वालिटेटिव जो है, जैसे अगर आपको किसी की एज मेजर करनी है या आपको बताना है, जैसे एक सर्वे में मैंने बताया था, ये आपसे पूछा कि व्हाट इज योर जेंडर। ठीक है, उसमें दो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, वहां के लिए क्या है कि अगर आपको ऐसी फिगर्स दिखानी है, तो आप बता सकते हैं कि स्टडी के अकॉर्डिंगली जो मेल पर्सन ने जो रेस्पॉन्ड करा वो इतना करा एंड फीमेल्स ने इतना करा। थर्ड कैटेगरी अगर आप चाहो तो बच्चों की भी रख सकते हो, अगर आपके स्टडी में बच्चों का डेटा भी रिक्वायर्ड है तो। अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो इस तरीके से देखो, बार चार्ट देख रहे हो, आइटम वन है जो उसको रेड से इंडिकेट कर दिया, सेकेंड को ग्रीन से एंड थर्ड वन को ब्लू से। ठीक, आप देखो, जो बार डायग्राम है वो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल बार डायग्राम, फिर मल्टीपल एंड देन प्रोपोर्शनल, हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो, तो सिंपल बार डायग्राम कौन सा होता है? सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें खाली क्या है, आपके पास एक सिंगल वेरिएबल ही अवेलेबल है। जब आपके पास क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है आपके पास, तब आप कैसे करेंगे, जैसे एज वाइज प्रेवलेंस ऑफ डेंटल केयर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा, सिंगल जो है आपके पास, आपने लिया है अपना वेरिएबल, और आपने क्या करा, डिफरेंट एज ग्रुप्स में उसके डेटा को बता दिए। तो यानी कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपके पास है 15 टू 19 इयर्स के जो बच्चे हैं वो ज्यादा केयर करते हैं, राइट? ओके, फिर सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है क्वालिटेटिव डेटा में, बार डायग्राम में मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। तो दिस डायग्राम इज सिमिलर टू द बार डायग्राम एक्सेप्ट फॉर द ईच कैटेगरी ऑफ द वेरिएबल देयर आर सेट ऑफ बार्स ऑफ द सेम विड्थ। ठीक है, अब आप देखो, इसका जो आप डायग्राम देखोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने जो बार डायग्राम बनाए थे, यानी कि एक ही सिंगल वेरिएबल को, तो हमने क्या करा, एक ही जो रेंज इनके लिए, जैसे फर्स्ट आपने एक्स एक्सिस पे ली 5 टू 9 इयर्स, फिर लिया आपने 10 टू 14 इयर्स, और अब है 15 टू 19 इयर्स। तो आपके पास क्या है, ये डेटा अवेलेबल है। जी, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम में, जैसे अगर आपने पूछा प्रिवलेंस ऑफ डेंटल केयर बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि जो रेस्पॉन्सेस आए, ठीक है, कैटेगरी सेम थी, क्योंकि मल्टीपल बार डायग्राम का गुना है, तो आपने क्या करा, मेल और फीमेल का एक साथ उसका प्रेजेंटेशन जो है डायग्राम का कर दिया। ठीक है, तो डेंटल केयर बेस्ड ऑन द एज एंड जेंडर, तो आपके पास जो, अगर देख सकते हैं कि ये एज गिवन है, और आपके पास क्या है, ये जो है आपके जो बार है, जैसे रेड कलर का जो बार है, आपको आप इस पे भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो डार्क रेड, और अगर मैं बोलूँ डार्क ब्राउनिश कलर का जो बार है वो है मेल के लिए एंड येलोइश है फीमेल के लिए।
ठीक है। एंड लास्ट कैटेगरी बाय बार डायग्राम में आती है, सबसे पहले क्या है, प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। ठीक है, प्रोपोर्शनल बार डायग्राम में क्या है, द इंडिविजुअल जो बार्स होते हैं, हम क्या करते हैं, टू और मोर पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शनल बार डायग्राम होता है। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी कंपैरिजन करना है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो जो मेजर ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो ऐसे ही होती है। ठीक है, ये देखो इस वे में ये भी है कि आप बार डायग्राम इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपने जो ईयर्स हैं, पहले आपने एक्स एक्सिस पे रखे थे, अब आपने क्या वाई, और आप देखो एक ही प्रपोर्शन में ये इंडिकेट कर रहे हैं ना कि कितनी फीमेल्स ने रिस्पॉन्स किया है इस रे में और कितने मेल्स ने। तो आप प्रपोर्शनल बाय डायग्राम में मतलब आएगा एक सिंगल बार, लेकिन उसमें क्या है, दोनों के प्रपोर्शन इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अगर दोनों के प्रपोर्शन इंक्लूडेड नहीं करने, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं। और अगर वेरिएबल सिंगल है, तो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल बार डायग्राम। तो बार डायग्राम के 3 टाइप्स हैं, राइट। अब देखो, सेकंड आपके पास है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, आई होप इस जो है अभी आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ये तो डेफिनेटली आपने बनाया ही होगा। आपको पता होगा कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है, क्या है। और अगर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आप प्राइमरी डेटा पे कोई भी स्टडी करते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी डेटा में जब आपके पास स्टडी होगी, तो आप उसके पे गूगल फॉर्म के थ्रू अपने क्वेश्चनेयर को सेंड करेंगे। गूगल फॉर्म पे अगर आपके पास कुछ भी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वहां पर आप नोटिस करना है कि रेस्पॉन्सेज के साथ साथ आपको जो है ना, ये प्रेजेंटेशन जैसे स्क्रीन पे पाई चार्ट का, ये सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो बेस्ट ये रखना कि अपना जो क्वेश्चन है, अगर आपको फील्ड वर्क नहीं करना और आपका काम इजीली हो सकता है, तो आप अपने रेस्पोंडेंट्स को जो क्वेश्चनेयर है, आप वहीं पर सेंड करना। तो वो आपके एनालाइज पर्पस के लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, they are so called the entire graph that is look like a pie and its component represent the slices cut from the pie। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर आपके पास, आपने पूछा कि आपका जो इनकम है वो किस एज ग्रुप में, मतलब आपकी जो इनकम है उसका बताइए कि आपकी जो ईयरली इनकम है कितना है। तो आपने जो दिया अप टू 10 लाख, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, वॉटेवर, और आपने कमांड दिया कि पाई चार्ट। तो जितने रेस्पोंडेंट्स हैं, अगर वो जिस पर्टिकुलरली इनकम के ग्रुप उसमें आ रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं, तो पाई चार्ट अपने आप डिनोट कर देगा। अगर हाईएस्ट शेयर उसमें लग रहा है, जैसे अगर आपकी स्क्रीन पर देखो, पर्पल एंड रेड ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यानी कि दो कैटेगरीज क्या है, सिमिलर है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रीन। अब देखो क्वेश्चन ही इसमें गिवन है कि फेवरेट टाइप्स ऑफ मूवीज क्या क्या है। ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज भी गिवन है। अगर एक्शन मूवीज को देखें, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है, दैट इज 25%। ठीक है, कहीं हमने टेबल नहीं पढ़ी, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ टाइटल पढ़ा और बता दिया क्लियरली इंडिकेट कि हाँ भाई कितने परसेंटेज से क्या है। तो इस तरीके से आप अपना ये जो है पाई चार्ट के थ्रू है अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास जो डेटा है वो क्वालिटेटिव हो, ध्यान रखना क्वांटिटेटिव नहीं हो। ठीक है, अब देखिए आगे, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो क्लियर है, एंड इट रिप्रेजेंट द टोटल फ्रीक्वेंसी। Next point, it is divided into the different sector corresponding to the frequency of the variables in the distribution। एंड और इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल डिजीज है, वो बेसिकली कब से कब तक होती है। यानी कि अगर हम देखें कि दांतों में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेसिंग है, पायरिया है, कैविटी है, तो वो कहाँ किस से किस एज ग्रुप में, तो आप देखिए इसमें लिखा है 30 से 40 ईयर्स के ग्रुप में स्टार्ट हो जाए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके पास है कि जो जो डिजीजेस है वो 30 to 40 ईयर्स में कौन कौन सी जो डिजीजेस है कैसे होती है, तो एक परसेंटेज देखकर आप बता सकते हो। तो अगर हम बताएं तो इसमें हायर परसेंटेज है, 45% जो है पीरियोडोनिक्स जो डिजीज है उनका। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च में, कोई भी रिसर्च में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है, जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा में, वो है पिक्टोरियल डायग्राम, और जिसको हम कहते हैं पिक्चर डायग्राम। तो पिक्चर डायग्राम से ये जो पिक्चर है वो क्या इंडिकेट कर रही है, आप मुझे क्या बता सकते हैं। ये जो पिक्चर अभी स्क्रीन पर आपके पास है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, कहीं पर देखा है आपने ये पिक्चर किस चीज से रिलेटेड है।
मतलब मैक्सिमम को ये आइडिया है, राइट? तो ये बेसिकली आपको क्या शो कर रही है? फिजिकल डिसेबिलिटी शो कर रही है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं इसको। देखो, पिक्टोरियल डायग्राम्स में क्या है, देखो, पिक्टोरियल डायग्राम से ना अगर आपको ऐसे डायग्राम्स कभी बनाने हैं या कुछ भी आपको पिक्चर से आपको सेट करना है, तो वो भी आप अपने थीसिस वर्क पे भी ऐसा वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही डा ग्राफ्स और डायग्राम्स वगैरह बनाएँ। कभी-कभार क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आपको कोई मिल रहा है, जैसे कोई पर्टिकुलर आपने शेयर बताया कि कंपनी का इतना प्रपोर्शन मर्जर के केस में इतना है और एक्विजिशन के केस में इतना है, ठीक है? और वो डेटा आपका पूरा यूज़फुल है, तो आप उस पिक्चर को भी आप क्लियरली यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं उस पिक्चर को यूज़ कर सकते, बट आपका जो ऑब्जेक्टिव है और उसमें आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं आपको ही डेटा कलेक्ट करना है, तो फिर या तो आप अपना जो है खुद की तरफ से डेटा है कलेक्ट करके आप उसको कमा दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई पिक्चर आप उसमें सेट करना चाहते हैं, तो हाँ, आप उसमें सेट कर लीजिए, ठीक है? वैसे भी जो पिक्चर्स होते हैं, जो जेपीजी फाइल होती है, वो आपके प्लेगरिज्म में नहीं आते हैं, तो आपका जो डेटास है, वो इतनी जल्दी कैश नहीं करेगा, ठीक है? अब देखिए, पिक्टोरियल डायग्राम में क्या होता है, जैसे दीज डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर द लेमैन मैन, दोज़ हू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल चार्ट्स लाइक बाय चार्ट्स। देखो, सबसे ईज़ी है कि अगर किसी को सपोज़ नहीं आता बार चार्ट और डायग्राम्स का, तो वो पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप अपने थीसिस वर्क को 4 साल, 5 साल इतना मिनिमम टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज़ बेसिक कांसेप्ट्स है ना इन सब चीज़ों के, वो बिल्कुल क्लियर रखना। अगर आपकी अब सिनॉप्स अभी आपके लिटरेचर रिव्यू तो इज़िली हो जाएगा। तो पर हाँ, लिटरेचर रिव्यू जब भी आप करें, एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर आपको ऐसा कोई पिक्टोरियल प्रेज़ेंटेशन वगैरह नहीं करना। आपको सिर्फ़ ये बताना है कि किस ऑथर ने किस ईयर में इस आपने जो टॉपिक लिया है, उस पे क्या स्टडी करी। जब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा होगा यूनिट नंबर 1 में, तब आपने ये वो देखा होगा उसमें कि जो आपने टॉपिक फाइनलाइज़ेशन करा, तो उसी से रिलेटेड ही रिव्यू आप कवर अप कर रहे हो, ठीक है? और अगर उस वाली जो आपने सपोज़ आपने कोई टॉपिक लिया और उसकी भी सब कैटेगरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान करना है कि आप फिर उसमें सब कैटेगरीज़ को स्टार्टिंग में पहले एक ग्राफिकल प्रेज़ेंटेशन में दिखा दें कि आपके टॉपिक्स में ये चीज़ें कवर अप हो रही हैं और आप फिर उनके रिव्यूज़ पे दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, आपका सपोज़ टॉपिक है रिपोर्टिंग्स पर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, ठीक है? तो आपने क्या करा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक टॉपिक लिया, तो रिव्यू तो फाइनेंशियल टॉपिक इसमें भी आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, अगर हम अकाउंट्स के फॉर्म में देखें, तो बहुत सारे अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में जो ये आपकी रिपोर्टिंग को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, आपने सॉफ्टवेयर का नेम सुना होगा एक्सबीआरएल, ठीक है? जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो आपके पास क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप क्या कर सकते हैं, आपने टॉपिक को थोड़ा मॉडिफाई करके इसके बारे में भी किया। तो आप क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक्सपीआर दोनों के रिव्यू को कंसीडर कर सकते हैं। और सेम ऐसे अगर आप एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग पर आप एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग से रिलेटेड प्लस आपने दिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जीआरआई। तो आपने क्या करा, 2 कैटेगरीज़ दिखा दी। एक तो एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग से रिलेटेड आप रिव्यूज़ दिखा सकते हो और एक जीआरआई से, ठीक है? आप जितना मतलब कुछ भी आप अपना टॉपिक फ्रेम करना, अगर आपके टॉपिक्स में 2 या 3 चीज़ें कवर अप हो रही हैं, तो पहली बात तो वो टाइटल में मेंशन होनी चाहिए, तब जाकर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है? फिर आती है बात सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस में भी आपका ऐसे जो पिक्टोरियल वगैरह ये जो ग्राफ्स हैं, ये अलाउड नहीं होते। ये तब का वर्क है जब आप अपना थीसिस राइटिंग वर्क करते हैं और डेटास एनालिसिस करते हैं। तब आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हिस्टोग्राम वगैरह, ये सब तब काम करेंगी थीसिस वर्क के लिए। सिनॉप्सिस में ये सब कोई नहीं है। और अगर होगा तो हम एक क्लास एक स्पेशलाइज्ड सिनॉप्सिस पे अरेंज कर लेंगे जिसमें आपको आइडिया हो कि आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करनी है। ठीक है? लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे तो आपको शायद बता दिया होगा फर्स्ट यूनिट में कि कैसे राइटिंग वर्क करना है लिटरेचर रिव्यू का। लेकिन हम जो है सिनॉप्सिस का अगर होगा तो जब रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद फिर उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है? अब देखिए, पिक्टोरियल डायग्राम्स में क्या है आपके पास, ये है जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जांपल है, फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन सिटिंग ऑन अ व्हीलचेयर इज यूज्ड द प्लेसेस। ठीक है? तो कहाँ-कहाँ पर जाते हैं? तो इंडिया में देखो,
जो हमारे डेंटिस्ट की पॉपुलेशन है 7,500, सिंगापुर में और ज्यादा है 10,000 और बांग्लादेश में उससे भी ज्यादा है करीबन 1.5 लाख। तो आपने क्या करा, इस चीज को पिक्टोरियली फॉर्म में, जैसे पिक्टोरियल ये नहीं है कि इंडिया, सिंगापुर और बांग्लादेश, ये तो बताया। ये जो पीछे डेंटिस्ट की आप देख रहे हो, तो ये डेंटिस्ट का पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है। तो डेंटिस्ट का पॉपुलेशन रेशियो क्या है इंडिया में, सबसे कम है। अगर हम ये कंट्रीज में देखें तो सिंगापुर में है नियर अबाउट 10,000 और बांग्लादेश में इतना है, ठीक। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, और जिसमें से हमारे पास क्या है, मैप डायग्राम। देखो पिक्टोरियल था कि कोई पिक्चर ले ली, अब मैप डायग्राम और स्पॉट मैप में हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये मैप्स है। मैप डायग्राम में क्या होता है, जैसे ये आपके स्टडी के लिए मैप नहीं, लेकिन हाँ आप ये बता सकते हैं कि अगर आपने कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी सपोज ली है, तो मतलब ये है कि आपकी वो जो कंपनी है वो ग्लोबली है क्या है और किन किन एरियाज में बिजनेस है, तो उसके लिए ऐसे स्टडीज के लिए मैप जो डायग्राम्स है वो बेटर होते हैं, ठीक है। तो मैप डायग्राम बेसिकली क्या शो करते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे एक स्टडी है कि सपोज कि आप डेफिनेटली आपने, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कोई स्टडी करी और आपने क्या करा, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देख रहे हो, या आप देख रहे हो कि कंपनी की जो परफॉर्मेंसेस है वो किसी किसी कंट्री में कैसी है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर हम कोई ग्लोबल प्रोडक्ट का नेम लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैकडी, ठीक है, डेफिनेटली वहां सब लोग गए होंगे, सबने उसके जो प्रोडक्ट है टेस्ट करे होंगे। अब आप बता सकते हैं वहां पर कि किस कंट्री में उस जो है मैकडी की कितनी सेल गई। तो आपने क्या करा, ग्रोथ देखा पर्टिकुलरली कि ग्रोथ कहाँ पर है, सेल जहां पर किसकी हो रही है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये। और आजकल आपने देखा होगा कि जो एयरटेल के जो टॉवर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्प्रेड कर रही है। तो उन्होंने क्या करा है, पर्टिकुलरली बताया कि इस स्टेट में इतने इतने जो टॉवर्स है अभी सेटअप हो चुके हैं, ठीक है, और इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पे टॉवर्स हैं। तब भी आप एक पर्टिकुलर सिटी के भी मैप के थ्रू बता सकते हैं। तो आपके लिए ये भी है कि ऑप्शन, कि अगर आप मैप डायग्राम के थ्रू या स्पॉट मैप के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं अपना प्रेजेंटेशन, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। ओके, it is a map on an area which the location of each case of an illness, death, abnormality or the condition identified by the spot, dot or the other symbols on the map, ठीक है। देखो अब आपके पास क्या है, जैसे मैं, देखो ऊपर क्लियरली मेंशन है, अब यहाँ पे क्या है, इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी रेट्स है, ठीक है, और इन्फेंट्स से एकदम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, और 94 से 90, तो और ये देखो यहाँ पर क्या है, जो पर्सन क्या है 1000 लिव बर्थ, ठीक है, और ये पूरा आपके पास गिवन है। तो आप इस वे में भी क्या है प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो ग्राफ के थ्रू, ठीक है। आप इसे कंक्लूड है, a picture is worth 1,000 words, that refers to the notion that the complex idea can be conveyed with just a single still image, ठीक है। बहुत सारी जो चीजें होती है वो टिपिकली होती है, पर एक जो पिक्चर से क्या है वो क्लियर हो जाती है, राइट, ठीक है। ओके, रेफरेंस राइटिंग वगैरह अब मैं आपको दे रही हूँ स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो है आपका स्केलिंग टेक्निक, राइट। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। आंसर्स जो मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि प्राइमरी डेटा के लिए मैंने कभी भी नहीं बताया कि आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हम इसमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। सेकेंडरी डेटा के लिए भी सूटेबल नहीं होता। कंटिन्यूस डेटा, देखो कंटिन्यूस डेटा इसलिए जरूरी होता है हिस्टोग्राम के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रीजन बताती हूँ, क्यों आपने जब हिस्टोग्राम का ग्राफ देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक तो रेक्टेंगुलर शेप में है और दोनों में क्या गैप्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो किस पे बेस्ड है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन। तो अब आपको पता है आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको लिखना है आंसर इसका करेक्ट, राइट। चार शोज, ठीक है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, आंसर करिए आप इसे। कंफ्यूजन है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि मैक्सिमम आंसर ए एंड बी में है, ठीक है।
रिस्पॉन्सेज़ आ गए हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ए एंड बी में है, ठीक है? तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो 2 टर्म्स हमारे पास पाई चार्ट में होते हैं जैसे जो हमने नोटिस करा है। एक टर्म है फ्रीक्वेंसी और सेकंड टर्म है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ठीक है, अभी बता रही हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज़ में हमारे पास क्या है कोई जैसे नंबर ऑफ टाइम्स क्या है कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास है। जैसे मैंने आपको कहा कि इतने से इतने एज ग्रुप के इतना स्कोर आया। तो आप बता सकते हैं क्या कि 15 से 20 एज के ग्रुप में इतना बच्चों का इसमें ये रहा, ठीक है? या हम बोलेंगे कि अगर हमने किसी डेंटिस्ट का मतलब ये बताया कि या फिर हम चलो अब हमारी थीम से वो एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपके जो स्कोर है, वो किस मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या-क्या थे, ठीक है? तो आपने बताया कि जो परफॉर्मेंस है बच्चों की मैथ्स में इतनी है, तो आपने नोटिस करा होगा कि जैसे बच्चों की इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में लिखी हुई। जैसे मैं बोलूँ कि क्लास की पॉपुलेशन अगर 100 है, तो मैथ्स में 60 बच्चों का जो स्कोर है वो क्या है बेटर है। तो वो क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू बता रहा है मतलब 60 कैटेगरी बता रहा है मैथ्स में स्कोर, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है फ्रीक्वेंसीज में आप क्या करते हैं प्रपोर्शन और परसेंटेज में डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि पाई चार्ट में जब आपने नोटिस करा होगा कि जो एक आपके पास स्लाइस में डेटा गिवन होता है उसको हम कहते हैं पाई स्लाइस। ठीक है, आपने उसका फिगर देखा था कि एक सर्कल है और डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके पास कलर्स में उसका डेटा है। दैट मीन्स कि वो जो अपना डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रपोर्शन में और परसेंटेज के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी तो उसमें भी होती है लेकिन वहाँ सिंपल फ्रीक्वेंसी को नहीं करते। फ्रीक्वेंसीज़ के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉनिक है, लेकिन पाई चार्ट में क्या है, परसेंटेज में या स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी कि पाई चार्ट हमें क्या शो करता है? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द ईच क्लास। ठीक है? और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स आपका रह गया है, पायलट सर्वे रह गया है, तो वो हम क्या करेंगे जो आपके जो है नेक्स्ट वीक क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।